गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू द संडेज क्लास। तो आज आपका संडे भी यूज होगा पढ़ाई करने में। ऑल आर एक्साइटेड? सो बेटा, कल हमने स्टार्ट किया था ऑटोकॉइड्स, और ऑटोकॉइड्स में हमने पढ़ा था दैट दे आर लोकल हॉर्मोन्स। और इसमें अमीन्स वाले थे, लिपिड्स वाले थे। अमीन्स वाले में थे हमारा हिस्टामिन और सेरोटोनिन। कल हमने हिस्टामिन पढ़ लिया था। तो बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे ऑटोकॉइड्स में? पहले तो पढ़ेंगे सेरोटोनिन और उससे रिलेटेड ड्रग्स, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे माइग्रेन का हम। फिर हम पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और एनसेड्स, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ओके, दिस विल फिनिश अवर ऑटोकॉइड्स चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सेरोटोनिन। ठीक है, तो अब बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर मार्क ट्वेन ने कहा है, अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी से आगे निकलना है, तो शुरुआत कर दो। ओके, ऑलवेज स्टार्ट, डोंट वेस्ट एनी टाइम, स्टार्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का बेटा दूसरा नाम क्या होता है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। तो पहले देखते हैं कि सेरोटोनिन बेटा बनता कैसे है। तो ये पहली स्लाइड है हमारी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। तो वी विल स्टार्ट विद सेरोटोनिन। तो पहला सवाल कि सेरोटोनिन बनता कैसे है? ट्रिप्टामीन है, तो कौन सा बच्चा बताएगा कौन से अमाइनो एसिड से बनता है हमारा? नमस्ते वैभव। सो सेरोटोनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वन अमाइनो एसिड नोन एज ट्रिप्टोफान। तो सबसे पहले ट्रिप्टोफान को कन्वर्ट करेंगे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान में। और उसके बाद कन्वर्ट करेंगे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान को 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन में। ट्रिप्टामीन में, विच इज अनदर नेम ऑफ सेरोटोनिन, विच इज अनदर नेम ऑफ सेरोटोनिन। तो क्या आप बता सकते हो पहले के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? हाइड्रोक्सी लगा रहे हो तो पहले स्टेप के लिए एंजाइम चाहिए होता है ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम। एग्रीड? और अभी हमने कल की क्लास में पढ़ा था, अगर आप किसी भी अमाइनो एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटा देते हो तो सिर्फ अमीन ग्रुप बचता है। तो कौन सा एंजाइम होना चाहिए? ट्रिप्टोफान। अमीन बचेगा तो ट्रिप्टामीन बन जाएगा। ट्रिप्टोफान डी कार्बोक्सिलेस। इजी हो गया, समझना आसान हो गया, और इससे बन जाता है सेरोटोनिन। अब बात आती है कि सर सेरोटोनिन डीग्रेड कैसे होता है? तो सेरोटोनिन इट इज डीग्रेडेड बाय विच एंजाइम? बताइए बेटा, अमीन है तो कौन सा एंजाइम? इट इज डीग्रेडेड बाय माओ एंजाइम। इट इज डीग्रेडेड बाय माओ एंजाइम, दैट इज मोनोअमीन ऑक्सीडेज। और सेरोटोनिन डीग्रेड होने के बाद बनता है 5HIAA। 5HIAA stands for 5 hydroxy इंडोल एसिटिक एसिड। 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, जो बेटा यूरिन में निकल जाता है। मेरा आप बच्चों से एक सवाल, थिंक लॉजिकली एंड टेल मी। एक आदमी आया आपके पास, उसके यूरिन में बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड आपको मिल रहा है।
तो बता सकते हो क्या चीज हो सकती है? कैन वी से इफ इट इज फाउंड इन यूरिन इन हाई अमाउंट, कैन वी से एक पेशेंट को सेरोटोनिन वाले सेल्स का कैंसर या ट्यूमर हो गया है? सो इफ इट इज इन हाई अमाउंट, इट इज सीन इन अ ट्यूमर ऑफ serotonin secreting cells, that is carcinoid syndrome. कार्सिनॉइड सिंड्रोम में यूज इसका मार्कर है ये 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। लॉजिकल बात है। अब बेटा यहां पे एक ड्रग की बात करते हैं। देर इज वन ड्रग विच हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड। एक ड्रग अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है विच इनहिबिट्स ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम। ड्रग का नाम है टीलो ट्राइस्टैट। टीलोट्राइस्टैट। टीलोट्राइस्टैट, it is used for treatment of diarrhea in carcinoid syndrome. It is given for the treatment of diarrhea in carcinoid syndrome. कार्सिनॉइड सिंड्रोम मतलब ट्यूमर ऑफ, कार्सिनॉइड सिंड्रोम क्या होता है? ट्यूमर ऑफ सेरोटोनिन सिक्रीटिंग सेल्स। समझ गए? टीलोट्राइस्टैट इनहिबिट विच एंजाइम? ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम। अब बात करते हैं बेटा कि हमारी बॉडी में सेरोटोनिन के कितने रिसेप्टर्स होते हैं। सो in our body, if you talk about receptors of serotonin, there are 7 receptors, and in receptors को हम बोलते हैं 5-HT। 5-HT का मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन 1 to 5-HT7। डन। Second point is they all are GPCR. They all are G protein coupled receptor except which one? कौन सा सेरोटोनिन का रिसेप्टर दूसरे टाइप का है? 5-HT3। 5-HT3 is an inotropic receptor, वही पेंटामेरिक रोजेट टाइप वाला। तो कौन सा रिसेप्टर? 5-HT3 एक अलग टाइप का रिसेप्टर है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ड्रग्स, ड्रग्स विच वी हैव आर ओनली फॉर 5-HT1 to 5-HT4। हमारे पास जो ड्रग्स काम करते हैं वो सिर्फ 4 रिसेप्टर तक ही काम करते हैं, इसीलिए हमें सिर्फ 4 रिसेप्टर्स को डिटेल में पढ़ना है और उन पे कौन कौन से ड्रग्स काम करते हैं इस पे फोकस करना है। ठीक है, कहानी समझ आ रही है? एक एक बात समझ आ रही है सब बच्चों को? ठीक है, सब बच्चों को एक एक बात समझ आ रही है? तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद 5-HT1 रिसेप्टर। सो 5-HT1 रिसेप्टर जो है सर ये कैसे टाइप का है? 5-HT1 रिसेप्टर GI टाइप का है, मतलब इनहिबिटरी रिसेप्टर है, एंड दिस रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स पे होता है, ब्रेन में, ब्रेन के न्यूरॉन्स में होता है। अब 5-HT1 रिसेप्टर के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं कि वो न्यूरॉन्स पे कहां पे है, और इन सब टाइप्स पे अलग अलग टाइप के ड्रग काम करते हैं। सो सबसे पहला ड्रग लिखेंगे, सबसे पहला रिसेप्टर लिखेंगे हम 5-HT1A। पहला क्या है? 5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट। क्या आप बता सकते हो? कल हमने एक ड्रग डिस्कस किया था जो 5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट था। एनीवन? द ड्रग नेम इज ब्यूस्पाइरोन। पढ़ा था हमने?
और एक नया ड्रग जो अप्रूव हुआ था जी पायरो। किसी बच्चे को अगर याद है तो बता सकते हैं इसका यूज क्या था, कहाँ यूज करते थे इसे? इट वॉज यूज्ड एज एन एंटी एंजाइटी ड्रग। इट वॉज यूज्ड एज एन एंटी एंजाइटी ड्रग। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट वाले पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट वाला अगर आप देखें हमने क्या लिखा है, 5HT1B 1D एगोनिस्ट। 5HT1B/1D, 1B और 1D दोनों पे काम करता है और एगोनिस्ट की तरह काम करता है। द ड्रग्स आर ट्रिप्टान्स। कोई ड्रग का नाम आप जानते हो ट्रिप्टान में, लाइक सुमाट्रिप्टान एक्सेट्रा। तो सुमाट्रिप्टान लाइक ड्रग किस पे काम करते हैं सेरोटोनिन के? 5HT1B1D रिसेप्टर पे काम करते हैं। कोई और ड्रग? यस, इरगोटामीन। एंड रिमेंबर दीज ड्रग्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस, और इसमें भी ट्रिप्टान होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। इनको हम बहुत ही डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, ट्रिप्टान्स और इरगोटामीन को। अब बेटा एक नया ड्रग आया है, दैट न्यू ड्रग एक्ट्स ऑन 5HT1F एगोनिस्ट। ये F रिसेप्टर पे काम करता है, एंड दैट न्यू ड्रग इज लेसमिडिटान। That new drug is lesmiditan. It's a new drug for acute attack of migraine. ये एक नया ड्रग आया है एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के लिए। सो दीज आर द ड्रग्स विच एक्ट ऑन 5HT1 रिसेप्टर। ऑल एग्री? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो बेटा इस पे फोकस करते हैं सेकंड वालों पे। 5HT1B1D एगोनिस्ट कौन कौन से ड्रग पड़े? ट्रिप्टान और इरगोटामीन। लेट्स टॉक अबाउट ट्रिप्टान्स फर्स्ट। सो ट्रिप्टान्स क्या है बेटा? दे एक्ट ऑन 5HT1B1D एगोनिस्ट। तो बहुत सारे ड्रग हैं, तो एक निमोनिक लिखते हैं, सर फैंस। सरफैंस। S stands for sumatriptan, एलिट्रिप्टान, रीजाट्रिप्टान, फ्रोवा, एल्मोनेरा एंड ज़ोल्मिट्रिप्टान। आप देख रहे हो सबके एंड में ट्रिप्टान वर्ड आ रहा है। तो सबसे पहला ड्रग है बेटा हमारा सुमाट्रिप्टान। इट इज कंसिडर्ड टू बी द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइग्रेन, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर acute attack of migraine. Now sumatriptan, it can be given by many routes. तो कौन कौन से रूट से दे सकते हैं? ओरल। अब बेटा प्रॉब्लम यह है कि माइग्रेन का जब हेडेक पड़ता है तब उस समय आदमी को वॉमिटिंग भी आती है। तो आप बताइए उस समय ओरल ड्रग दे सकते हो जब वॉमिटिंग आ रही है? नहीं, क्योंकि उस समय वॉमिटिंग हो रही होती है, ओरल ड्रग नहीं दे सकते। इसीलिए अब हमने दूसरे रूट्स बनाए सुमाट्रिप्टान के। तो सुमाट्रिप्टान कैन बी गिवन सबलिंगुअल, इट कैन बी गिवन एज अ नेजल स्प्रे, आईवी, ट्रांसडर्मल। आप कोई भी रूट जानते हो वो लिख लेना, रेक्टल। सारे रूट से दिया जाता है, बस एक बात याद रखनी, एलिट्रिप्टान में ई वर्ड आ रहा है। एलिट्रिप्टान इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, ई फॉर इफेक्टिव।
Most effective drug for migraine is elatriptan. Rizatriptan, it is rapid. रैपिड मतलब फास्टेस्ट एक्शन, सबसे जल्दी एक्शन किसका आता है? रिजाट्रिप्टान का। एंड रिजाट्रिप्टान इज सेकंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग। प्रोवाट्रिप्टान सबसे फार तक जाएगा, मतलब लॉन्गेस्ट। नैराट्रिप्टान मैक्सिमम। ओरल बायो अवेलेबिलिटी, सबसे ज्यादा ओरल अगर दोगे तो कौन सा एब्जॉर्ब होता है? नैराट्रिप्टान। एंड लास्टली ज़ोलमिट्रिप्टान। ज़ोलमिट्रिप्टान इज अवेलेबल एज अ नेजल स्प्रे। अब आप बच्चे मुझे बताइए कौन से दो ड्रग्स नेजल स्प्रे से दिए जा सकते हैं? तो एज अ नेजल स्प्रे वी कैन गिव टू ड्रग्स। एक आपका सुमाट्रिप्टान, दूसरा ज़ोलमिट्रिप्टान। और नेजल स्प्रे आप कब प्रेफर करते हैं? नेजल स्प्रे आर प्रेफर्ड इफ द पेशेंट इज हैविंग वॉमिटिंग। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तब हम प्रेफर करते हैं कौन सा ड्रग? नेजल स्प्रे। और दो ड्रग नेजल स्प्रे की तरह अवेलेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग, इर्गोटामीन। इर्गोटामीन आर नॉन स्पेसिफिक ड्रग बिकॉज दे एक्ट ऑन अदर रिसेप्टर्स ऑल्सो। तो कौन कौन से रिसेप्टर पे काम करेंगे ये तो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लाइक एग्जाम्पल, दे आर अल्फा ब्लॉकर। नाउ हमने क्या किया, इर्गोटामीन तो 5-HT1B 1D पे तो काम करते ही हैं, इर्गोटामीन, बट दे एक्ट ऑन अदर रिसेप्टर्स ऑल्सो लाइक दे आर अल्फा ब्लॉकर। अब हमने क्या किया, इर्गोटामीन को हाइड्रोजनेट कर दिया और क्या बना दिया? इर्गोटामीन का क्या कर दिया हमने? हाइड्रोजनेशन कर दिया, इस पे हाइड्रोजन लगा दिए और डाईहाइड्रो इर्गोटामीन बन गया। जैसे ही डाईहाइड्रो इर्गोटामीन बना, रिमेंबर हाइड्रोजनेशन इंक्रीज अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन। हाइड्रोजनेशन इंक्रीज अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन। अल्फा ब्लॉकिंग कॉजेस वेजोडाइलेशन। अल्फा को ब्लॉक करोगे तो वेजोडाइलेशन होती है। बिकॉज इट कॉजेस वेजोडाइलेशन, हेंस देर इज लेस रिस्क ऑफ ergotism. Hence there is less risk of ergotism. ergotism में बेटा आदमी को होता क्या है? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है फिंगर्स में। ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि ergotism क्या चीज है। समझ आ गई बात? बेटा ये एमसीक्यू है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज एन एमसीक्यू, इट इज आस्क हाइड्रोजनेशन से कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है? दैट इज अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन। डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स इन माइग्रेन। तो उसके लिए बेटा पहले आपको यह पता होना चाहिए कि माइग्रेन में होता क्या है। तो व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ माइग्रेन? तो बेटा माइग्रेन में बेसिकली प्रॉब्लम यह होती है, देयर इज वेजोडाइलेशन। देयर इज वेजोडाइलेशन इन ब्रेन which leads to pulsatile headache। वेजोडाइलेशन से क्या होता है बेटा?
पल्सेटाइल हेडेक होता है आदमी को। अब एक क्यों होता है इस बात को समझिए। मान के चलिए एक न्यूरॉन है। कौन से न्यूरॉन से शुरुआत होती है? ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस के जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां से शुरुआत होती है माइग्रेन की। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? दीज न्यूरॉन्स दे रिलीज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। They release inflammatory mediator like serotonin। और दूसरा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर लिखोगे आप CGRP2। अब ये क्या होता है हम देखेंगे, इस पे भी हमारे पास ड्रग है CGRP2, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, यहां पे जो आर्टरी आ रही होती है और ये जो वेन्स जा रही होती हैं, इनमें क्या हो जाता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो ब्लड आ रहा होता है, ये सारा का सारा ब्लड जो होता है डाइवर्ट हो जाता है बाहर। ये सारा का सारा ब्लड क्या हो जाता है? बाहर को डाइवर्ट हो जाता है। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि ये जो आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन है, क्या हम कह सकते हैं डायलेट हो जाते हैं? सो ये जो आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन है, जैसे आप बोलते हो एवी शंट, दे डायलेट। एवी शंट की वेजो डायलेशन हो जाती है। So there is vasodilation in AV shunt. This vasodilation in AV shunt causes pulsatile headache. क्या आपको बात समझ आई? तो सेरोटोनिन और CGRP छोटी छोटी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे एवी शंट डायलेट हो जाते हैं। अब बेटा आपने एक बात याद रखनी है, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन्स के ऊपर होता है 5HT1B 1D रिसेप्टर। दूसरा, इन एवी शंट्स के ऊपर भी कौन सा रिसेप्टर होता है? 5HT1B 1D रिसेप्टर। ठीक है। अब लेट्स सी व्हाट इज द मैकेनिज्म इन माइग्रेन ऑफ ट्रिप्टान्स। We know that triptans, they stimulate 5HT1B 1D receptor. Because they stimulate 5HT1B 1D receptor, my triptans, they reduce the release of serotonin and CGRP2 from neurons। तो ये न्यूरॉन से इन मॉलिक्यूल्स को रिलीज नहीं होने देंगे। सेकेंड पॉइंट, these triptans they are also vasoconstrictors। क्या आप बता सकते हो किसकी वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी? दे कंस्ट्रिक्ट एट्रियोवीनस शंट्स, दे कंस्ट्रिक्ट एवी शंट। क्या सब बच्चों को बात समझ आ गई? ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई? तो दिस इज हाउ ट्रिप्टान्स एंड इर्गोट्स दे एक्ट। इर्गोट का भी सेम काम होता है। तो इर्गोट्स एंड ट्रिप्टान्स दे आर 5HT1B, दोनों का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब बेटा अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे फोकस करो, वेजो कंस्ट्रिक्शन पे। इस पॉइंट पे फोकस करो, किस पे? वेजो कंस्ट्रिक्शन पे। अब बेटा मेरा आपसे एक सवाल, अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन बॉडी में कहीं और होगी, किसी और जगह पे होगी, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या बता सकते हो? तो कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ट्रिप्टान एंड इर्गोट्स, तो क्या बता सकते हो? अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन विल लीड टू हाइपरटेंशन।
वेजोकंस्ट्रिक्शन विल लीड टू हाइपरटेंशन, ठीक है, एंड कोरोनरी वेजोस्पाज्म. That is why they increase the risk of heart disease. That is why triptans and ergots, they are contraindicated in heart disease patient. किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है, एमआई और एंजाइना हो जाएगा, लाइक एंजाइना और एमआई वाले पेशेंट्स में हम नहीं देते. समझ आई बात? दूसरी बात, क्या हम कह सकते हैं फिंगर्स में इश्कीमिया हो जाएगा और इश्कीमिया की वजह से पेन होगा? तो सेकंड साइड इफेक्ट इज एरिथ्रोमिलाल्जिया. एरिथ्रोमिलाल्जिया मीन्स पेन इन लिम्स और फिंगर्स. और फिंगर्स में अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा? रेनॉट्स डिजीज. और अगर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन काफी सिवियर है तो कह सकते हैं इश्कीमिया से ड्राई गैंग्रीन हो जाएगा. सो दे कैन कॉज ड्राई गैंग्रीन ऑफ फिंगर्स. ड्राई गैंग्रीन ऑफ फिंगर्स. दिस ड्राई गैंग्रीन ऑफ फिंगर्स अगर ये इर्गोट से होता है तो हम इसे बोलते हैं इर्गोटिज्म. अगर ये इर्गोट से होता है तो हम बोलते हैं इर्गोटिज्म. तो क्या आप बता सकते हो इस आदमी को क्या हुआ है? देयर इज ड्राई गैंग्रीन. देख रहे हो ब्लैक कलर की हो गई है. या फिर इश्केमिक नेक्रोसिस. ड्राई गैंग्रीन का बेटा दूसरा नाम क्या होता है? इश्केमिक नेक्रोसिस, विच इज नोन एज इर्गोटिज्म. डन. अब बेटा एक सवाल, क्योंकि ट्रिप्टान और इर्गोटामीन के सेम साइड इफेक्ट होते हैं, ट्रिप्टान्स एंड इर्गोट्स, they are never combined together. They are never combined together. Why? Because of same side effect. Because of same side effect, hence there should be a gap of 24 hours. इनको आपस में कभी भी यूज नहीं करना, दोनों के बीच में हमेशा 24 आवर्स का गैप होना चाहिए. समझ गए? अब बात करते हैं थोड़ा सा इर्गोट्स के बारे में. इर्गोट एक बड़ा पुराना ड्रग है. रिमेंबर इर्गोट, इट्स सोर्स इज अ फंगस. इट इज अ फंगल केमिकल. इर्गोट क्या होते हैं? एक फंगस से डिराइव्ड केमिकल होते हैं. फंगस का नाम होता है क्लेबिसेप्स पर्प्यूरा. फंगस का क्या नाम होता है? क्लेबिसेप्स पर्प्यूरा. और नॉर्मली ये जो फंगस होती है ये क्या करती है? इट इन्फेस्ट क्रॉप्स लाइक राई, ज्वार, बार्ली. ये इन सब क्रॉप्स को इन्फेस्ट करती है. तो अगर आप देखें ये जो ब्लैक कलर का है ये इर्गोट है. ये इन क्रॉप्स को इन्फेक्ट किया हुआ है फंगस ने. तो ये इर्गोट वाली फंगस है जो इन क्रॉप्स के ऊपर है. और अगर गलती से ये आदमी अगर इनको कंज्यूम कर लेता है तो प्रॉब्लम हो जाती है. एग्री? So if these crops are consumed, it can lead to problem. अब बात करते हैं हिस्टोरिकली
इर्गोटिज्म, ये जो बीमारी थी, अगर इन क्रॉप्स को कंज्यूम करते थे, इस बीमारी को हम बोलते थे कि भगवान ने आप पे श्राप, आपको सजा दे रहा है भगवान। पहले के टाइम पे तो बिलीफ्स होते थे। तो क्रिश्चियनिटी में इस बीमारी को हम बोलते थे सेंट एंथनीज फायर। तो सेंट एंथनी क्या थे? चर्च के भगवान थे। तो अगर किसी आदमी को ये बीमारी होती थी तो हम कहते थे एंथनी साहब ने आपको पनिशमेंट दी है। ठीक है। तो इर्गोटिज्म का दूसरा नाम क्या होता था? सेंट एंथनीज फायर। अब बात करते हैं व्हाट आर द इर्गोट ड्रग्स वी हैव। ओवरऑल इर्गोट में कौन कौन से ड्रग्स हैं? इर्गोट्स दे एक्ट ऑन many receptors. Ergots they act on many receptors. सर पहला रिसेप्टर है इर्गोट का डोपामीन एगोनिस्ट। ये डोपामीन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। कौन कौन से ड्रग होते हैं स्पेसिफिकली? ब्रोमोक्रिप्टीन, पढ़ा था हमने पहले कहीं, तो अब तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम। केबरगोलिन, परगोलाइड। ब्रोमोक्रिप्टीन तो हम जानते ही हैं। अगर आप देखें केबरगोलिन में ERGO वर्ड आ रहा है, इर्गोट वाला। परगोलाइड में भी ERGO वर्ड आ रहा है, इर्गोट वाला। ठीक है। इनको हम कहाँ यूज करते थे? दे वर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैक्टिनोमा। इन इर्गोट्स को हम कहाँ यूज करते थे? प्रोलैक्टिनोमा में। और कहाँ यूज करते थे? पार्किंसंस डिजीज में। तो दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है। अब सेरोटोनिन एगोनिस्ट, अभी हमने पढ़ा सेरोटोनिन का कौन सा रिसेप्टर? 5-HT1A1B। तो ड्रग का नाम है इर्गोटामीन। डाइहाइड्रो इर्गोटामीन। और एक ड्रग जो अब बैन हो चुका है, मैं आपको बताऊंगा, मेथिसरजाइड। इसको भी आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है? इसमें भी अगर आप देखो ERG वर्ड आ रहा है, ये भी कुछ इर्गोट है। सो दीज ड्रग्स आर गिवन फॉर माइग्रेन। फाइन। अब कई इर्गोट्स हैं जो ऑक्सीटोसिन के भी रिसेप्टर पे काम करते हैं। और अगर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को आप स्टिमुलेट करोगे तो क्या आप बच्चे बता सकते हो कि यूटरस पे क्या इफेक्ट होगा? कह सकते हैं यूटरस विल कॉन्ट्रैक्ट। ड्रग का नाम इर्गो मेट्रिन। मेट्रिन वर्ड क्यों दे रहे हैं बेटा? क्योंकि ये मायोमेट्रियम, जो यूटरस की मसल है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डाइहाइड्रो इर्गोमेट्रिन। और मिथाइल इर्गोमेट्रिन। जिसका दूसरा नाम होता है मिथर्जिन। हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑक्सीटोसिन वाले चैप्टर में। इर्गोमेट्रिन का बेटा एक और भी नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इर्गोनोविन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इर्गोनोविन। फाइन। तो इनको बेटा हम कहां देते हो? दे आर गिवन बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट यूटरस, दे आर गिवन टू कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज। चाइल्ड डिलीवरी होने के बाद यूटरस को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है टू कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज।
फाइन, ठीक है। So these drugs are given to control postpartum hemorrhage. So I hope the things are very simple and easy to understand for you people. ठीक है। अब बेटा इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? रिमेंबर, अगर आप डोपामीन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते थे ब्रेन में तो साइकोसिस होता था, पोस्चरल हाइपोटेंशन होता था, और प्यूक, प्यूक मतलब नोजिया वॉमिटिंग होता था। हमने ये बात पढ़ी थी ब्रोमोक्रिप्टिन के साथ, आप देख लेना। ऐसा क्यों होता था, रीजन भी पढ़ा था हमने। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे जहां पे डोपामीन रिलीज होता है, ठीक है। इर्गोटामीन दोगे तो क्या होगा, इर्गोटिज्म हो जाएगा, अभी पढ़ा। रेनॉट्स हो जाएगा, और ये वाले ड्रग दोगे तो अबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। So these are the side effects of ergots. These are the side effect of ergot. Certain other ergots are also there. Certain other miscellaneous ergots. पहला लिखेंगे बेटा ergotoxin. Ergotoxin also stimulate oxytocin receptor in brain, and increase in oxytocin receptor increases memory. तो कई लोग इस ड्रग को अब्यूज करते हैं टू इंक्रीज मेमोरी, नूट्रोपिक ड्रग। दूसरा एक बड़ा फेमस ड्रग है, आप सबने सुना होगा, एलएसडी। सुना है एलएसडी? लाई सर्जिक डाइइथाइलामाइड। तो इसमें आप देख रहे हो ERG वर्ड आ रहा है। रिमेंबर, इट कॉजेस साइकोसिस और हेल्यूसिनेशंस। रीजन है बिकॉज इट स्टिमुलेट्स सेरोटोनिन एंड डोपामीन रिसेप्टर्स इन ब्रेन। इट स्टिमुलेट्स, हमने पढ़ा एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करते थे, सेरोटोनिन और डोपामीन के रिसेप्टर को ब्रेन में ब्लॉक करते थे, ठीक है। सेरोटोनिन और डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते थे ब्रेन में। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ इर्गॉट्स। रिमेंबर, इर्गॉट्स दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट। इर्गॉट्स दे कैन कॉज इन्फ्लामेटरी फाइब्रोसिस। इससे बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है और फाइब्रोसिस होती है, विच इज अ वेरी डेंजरस साइड इफेक्ट। अब बेटा कहां कहां पे ये फाइब्रोसिस हो सकती है? पहला, कार्डियक वैल्वुलर फाइब्रोसिस, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, प्लूरल फाइब्रोसिस। पेरिटोनियल तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको काट देते हैं। तो प्लूरल, पेरिटोनियल एंड कार्डियक फाइब्रोसिस, तो इनसे तीनों की तीनों मेम्ब्रेन्स की फाइब्रोसिस होती है। सो ऑल इर्गॉट्स कैन कॉज दिस साइड इफेक्ट। अभी हमने इर्गॉट्स की लिस्ट लिख ली, सब करते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन 2 इर्गॉट्स गॉट बैंड बिकॉज ऑफ दिस साइड इफेक्ट। वैसे तो सारे करते हैं, बट 2 इर्गॉट्स गॉट बैंड। पहला लिखेंगे परगोलाइड और दूसरा मेथिसरजाइड। ये 2 इर्गॉट्स बिकॉज ऑफ दिस फाइब्रोसिस दे गॉट बैंड, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। अब बात करते हैं, ओवरऑल एक MCQ आया था कि कौन कौन से ड्रग्स
पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकते हैं। विच ड्रग्स कैन कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस? विच ड्रग्स कैन कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस? तो एक लिस्ट बनाएंगे। पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज कॉज्ड बाय विच क्लास ऑफ ड्रग? ये एमसीक्यू है। पहला लिखेंगे एक एंटी कैंसर ड्रग ब्लियोमाइसिन। एंटी कैंसर ड्रग ब्लियोमाइसिन। सेकेंड एक एंटी एरिथमिक ड्रग, किसी को याद आ रहा हो? एमियोडेरोन। देन डॉक्सीसाइक्लिन, एक एंटीबायोटिक, ये पूछा जा चुका है, बैड वर्ड। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, इरगॉट्स, सल्फोनामाइड्स, और जो आप पाउडर लगाते हो टैल्क। ठीक है, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है, दिस डॉक्सीसाइक्लिन एंड टैल्क, this doxycycline and talc, because they produce pleural fibrosis, दोनों की दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन आपस में चिपक जाएंगी। आप जानते हो एक पैराइटल प्लूरा होता है और एक लंग्स में विसरल प्लूरा होता है, ये दोनों आपस में जम जाएंगी, इकट्ठे हो जाएंगे। तो इनको हम कहां यूज करते हैं? दे आर यूज्ड फॉर, जब हम इन दोनों की प्लूरल मेम्ब्रेन को आपस में चिपका देना है, दोनों को स्टिक करा देना है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लूरोडेसिस। तो डॉक्सीसाइक्लिन और टैल्क को हम कहां यूज करते हैं? प्लूरोडेसिस, जब हमें दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन को आपस में स्टिक कर देना है। ऐसा कब करते हैं? जब यहां पे हवा भरी हुई है, इस हवा को हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स, क्योंकि यहां पे एयर अगर इकट्ठी हो गई वो लंग्स पे प्रेशर डालेगी, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन को आपस में चिपका दो। तो कौन से ड्रग यूज करते हैं फॉर प्लूरोडेसिस? प्लूरोडेसिस के लिए हम यूज करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन और टैल्क। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज माइग्रेन। It is important for your theory as well as MCQ. ठीक है। तो बेटा what is migraine? Migraine is unilateral pulsatile, पल्सेटाइल को हम वर्ड लिख सकते हैं थ्रॉबिंग हेडेक। पेशेंट को क्या होता है? हेडेक। पेशेंट को क्या होता है? हेडेक। कैसे टाइप का हेडेक होता है? यूनिलेटरल पल्सेटाइल थ्रॉबिंग हेडेक, एंड समटाइम्स इट इज एसोसिएटेड विद नॉजिया एंड वॉमिटिंग। पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है, पेशेंट को फोटोफोबिया हो सकता है, लाइट से प्रॉब्लम, और फोनोफोबिया, ईयर आवाजों से भी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट कई बार कहता है कि मुझे टिनिटस हो रहा है कानों में। एंड दीज सिम्टम्स, दीज एसोसिएटेड सिम्टम्स विद हेडेक आर नोन एज ऑरा। These associated symptoms with headache, they are known as aura. नहीं, ट्रांसडर्मली नहीं देते वैभव, इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में। ठीक है, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में इंजेक्ट करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन और टैल्क जैसे ड्रग्स को। ठीक है, तो ये बात समझ आई, ये माइग्रेन है।
अब बात करते हैं, एक आदमी आया आपके पास एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन से। तो एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में पेशेंट को हेडेक हो रहा है, वी ऑल एग्री, और साथ में पेशेंट को ऑरा हो रहा है। तो पहले बात करते हैं हेडेक को कैसे ठीक करें। अगर एक पेशेंट को माइल्ड हेडेक है, अगर हम हेडेक की बात करें, अगर एक पेशेंट को माइल्ड हेडेक है तो हम देते हैं एनसेड्स और साथ में देते हैं कैफीन। सो कॉफी जो होती है वो माइग्रेन में हेल्पफुल है। तो कौन कौन से एनसेड्स हम दे सकते हैं? बहुत सारे। पैरासिटामोल। कौन कौन से एनसेड्स दे सकते हैं? एक निमोनिक लिख लेते हैं, PAIN, पेन। तो लाइक पैरासिटामोल, एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, नीफोपैम, एक्सेट्रा। ये सब हम दे सकते हैं किसमें? माइग्रेन में। एनसेड्स हैं। बट रिमेंबर, एनसेड्स जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये सिर्फ माइल्ड हेडेक में इफेक्टिव है। बट अगर एक आदमी को मॉडरेट टू सिवियर हेडेक है, बहुत ज्यादा हेडेक है, इतना कंटिन्यूसली रहता है कि वो काम भी नहीं कर पाता, देन द ड्रग ऑफ चॉइस इज ट्रिप्टान्स। ट्रिप्टान्स ऑप्शन में नहीं है तो इर्गोटामीन। ठीक है। तो रिमेंबर, फॉर हेडेक ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस इज ट्रिप्टान्स। हेडेक का ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? ट्रिप्टान। समझ गए? बट रिमेंबर, किसी कारण की वजह से ट्रिप्टान्स या इर्गोट आप नहीं दे सकते। लेट्स से पेशेंट को हार्ट डिजीज है, सो इफ ट्रिप्टान्स कैन नॉट बी गिवन, इफ कॉन्ट्राइंडिकेटेड लाइक इन हार्ट डिजीज पेशेंट हम ट्रिप्टान नहीं देते, देन वी गिव ओपियोइड्स। लाइक IV, मॉर्फिन, पेथिडीन। और कौन सा ओपियोइड एज अ नेजल स्प्रे दिया जाता है? समझ गए ना, नेजल स्प्रे, दैट इज ब्यूटारफेनॉल। कौन सा ओपियोइड नेजल स्प्रे की तरह दिया जाता है? ब्यूटारफेनॉल। नाउ टू ट्रीट ऑरा वी गिव एंटी एमिटिक ड्रग्स and they are dopamine D2 blockers. Dopamine D2 blockers. They are given for the treatment of aura. तो ड्रग के नाम लिखते हैं, डोमपेरिडोन, मीटोक्लोप्रोमाइड, एंड बेटा लास्ट कल की हमने क्लास में पढ़ा था कि एंटी साइकोटिक ड्रग भी जो होते हैं वो भी डोपामिन को ब्लॉक करते हैं। तो वी कैन गिव एंटी साइकोटिक ड्रग because antipsychotic drugs, they also block dopamine receptor, and you can write certain drugs like chlorpromazine, prochlorperazine। अजीन वर्ड आ रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको? टिपिकल एंटीसाइकोटिक, prochlorperazine। So these drugs are given for aura। डन। अब बात आती है, विच ड्रग शुड बी गिवन इन माइग्रेन इन प्रेगनेंसी। Migraine in pregnancy, the drug of choice, which is the safest drug,
is NSAIDs like paracetamol. अगर NSAID ऑप्शन में नहीं है, then you will go by sumatriptan. ठीक है, सुमाट्रिप्टान हम देते हैं प्रेगनेंसी में, बट एनसेट्स ज्यादा प्रेफर्ड है। अगर एनसेट से ठीक नहीं होता तो हम सिर्फ सुमाट्रिप्टान देते हैं। ठीक है, तो अब तो बेटा ये हो गया एक्यूट अटैक का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन। तो प्रिवेंशन के लिए हमने वर्ड लिखा प्रोफाइलेक्सिस इन क्रॉनिक माइग्रेन। सर क्रॉनिक माइग्रेन का मतलब होता है अगर एक पेशेंट को देर इज मोर देन 15 days अ मंथ, अगर एक आदमी को हेडेक रहता है, एक आदमी को एक महीने में 15 दिन से ज्यादा अगर हेडेक रहता है, डोंट यू थिंक वो तो कभी काम ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स में को हम बोलते हैं क्रॉनिक माइग्रेन। क्रॉनिक माइग्रेन का मतलब एक महीने में 15 दिन से ज्यादा हेडेक रहना। ऐसे पेशेंट्स में हम माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए भी ड्रग देते हैं। सो हियर वी गिव ड्रग्स फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। यहां पे हम प्रिवेंशन के लिए देते हैं। और हाउ टू रिमेंबर द ड्रग्स फॉर न्यूमोनिक आपके सामने है बैक्टेम नाम से। तो द फर्स्ट ड्रग गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक माइग्रेन इज बीटा ब्लॉकर्स। And among beta blocker, we give propranolol. And this propranolol is considered to be the drug of choice for prophylaxis of migraine. बहुत ही सिंपल रीजन है। रिमेंबर प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर ये भी वेजो कंस्ट्रिक्टर होते हैं। अगर आप बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करोगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक, अगर प्रोपेनोलॉल हम नहीं दे सकते, लेट्स से द पेशेंट इज, लेट्स से एक पेशेंट को एस्थमा है, क्या आप एस्थमा में प्रोपेनोलॉल देते हो? नहीं देते। तो अगर आप बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते तब हम देते हैं एंटी एपिलेप्टिक्स। एंटी एपिलेप्टिक्स एंड 3 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैव बीन अप्रूव्ड। और आपसे पूछा जाता है इनके नाम फॉर प्रिवेंशन में, वेलप्रोइट, टोपिरामेट एंड गाबापेंटिन। क्योंकि आप जानते हो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स न्यूरॉन्स को सप्रेस करेंगे और ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, एंड रिमेंबर दीज फर्स्ट 2 क्लासेस ऑफ ड्रग्स आर द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग। ये पहली 2 क्लास ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका प्रोपेनोलॉल और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। अब बाकी के ड्रग लिखेंगे सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में लिखेंगे फ्लूनारिजीन। फ्लूनारिजीन बेटा आपसे बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है सवाल। और दूसरा वेरापामिल। कौन से 2 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए जाते हैं माइग्रेन में? देन वी हैव टीसीए। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीए? हमने कल पढ़ा था। TCA stands for tricyclic antidepressant and the drugs are amitriptyline and nortriptyline. Then we give anti-serotonin. सेरोटोनिन को ब्लॉक कर दो, रिलीज ही मत होने दो। द ड्रग्स आर सिप्रोहेप्टाडीन and ketanserin. And lastly,
एक और लिखेंगे एंटी सेरोटोनिन, मेथिसर्जाइड। मेथिसर्जाइड सबसे पहला ड्रग था माइग्रेन का, पर अब ये बैन हो गया है बिकॉज ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल एंड प्लूरल फाइब्रोसिस। लास्टली माओ इनहिबिटर, जो सेरोटोनिन को डिग्रेड। फेनेल्जीन। ठीक है, so these are the list which is very important. So what is the overall drug of choice? That is beta blocker. Now there are certain other drugs which are off label used, मतलब अप्रूव्ड नहीं है पर फिर भी दिए जाते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन। ठीक है, तो लिखेंगे पीसीबी। पी फॉर एक प्लांट होता है, पीटासाइट प्लांट। सी से क्लोनिडीन एंड बी से बोtulinum टॉक्सिन, ये भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो जिस बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं होता वहां पे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। अब बेटा रिसेंटली वी गॉट अ न्यू ड्रग फॉर माइग्रेन। न्यू ड्रग्स फॉर माइग्रेन आर CGRP2 इनहिबिटर। हमने कहीं ना कहीं लिखा था CGRP। CGRP स्टैंड्स फॉर कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। calcitonin gene related peptide CGRP, so it's an inflammatory, इससे इन्फ्लामेशन ज्यादा होती है, तो इसीलिए बेटा हमने ड्रग्स बना दिए CGRP इनहिबिटर्स जो ब्लॉक करते हैं। अब दो टाइप के ड्रग हैं हमारे पास CGRP इनहिबिटर में। पहला है ओरल ड्रग, ओरल CGRP2 inhibitors, and these drugs they are known as Gepant। इनको हम क्या बोलते हैं? Gepant। ठीक है, अभी नाम लिखते हैं। दूसरा हमने बना दी मैप्स अगेंस्ट CGRP2। मैप स्टैंड फॉर बेटा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंड रिमेंबर दे आर गिवन बाय इंजेक्शंस। दे आर गिवन बाय मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर गिवन बाय इंजेक्शन। तो पहले ड्रग लिखें, ड्रग लिखते हैं बेटा लाइक, तो ड्रग लिखते हैं रिमेजीपांट। तो आपने जिपैंट वर्ड याद रखना है। ठीक है, एटोजीपांट, ठीक है, उब्रोजी ऑल सीजी पांट, जैवीजी पांट। जीपांट वर्ड याद रखना है। तो ये सारे ड्रग हैं हमारे पास। ठीक है, नाउ दीज ड्रग्स आर गिवन फॉर बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक माइग्रेन। इनको हम एक्यूट और क्रॉनिक माइग्रेन दोनों में दे सकते हैं। मैप में लिखेंगे बेटा, पहला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एरीन्यूमैब, और इस पे बहुत सवाल आते हैं। एरीन्यूमैब वर्ड याद रखना है। इसके अलावा लिखेंगे EGF, एप्टिन्यूजुमैब, गैल्केनिजुमैब एंड फ्रीमानीजुमैब। अब बेटा ये सब नाम याद कैसे करें? मैप तो आ रहा है,
अगर आप देखोगे सब में एनी वर्ड आ रहा है, सब में एनई वर्ड सब में आएगा, आइडेंटिफाई करना है। इसमें बेटा एडिन्यूमैब ब्लॉक सीजीआरपी डायरेक्टली जो सर्कुलेटिंग सीजीआरपी है उससे बाइंड करेगा, while these three drugs they block CGRP2 रिसेप्टर, ये सिर्फ रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। नाउ दीज ड्रग्स जो जिपांट वाले ड्रग थे, एक्यूट और क्रॉनिक माइग्रेन दोनों में दिए जाते हैं। मैप्स आर ओनली गिवन इन प्रोफाइलेक्सिस इन क्रॉनिक माइग्रेन। ये सिर्फ और सिर्फ किस में दिए जाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन में दिए जाते हैं। मैप्स आर नॉट गिवन इन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। ठीक है, इस पे बेटा इस सवाल पूछे जाते हैं, आपने ये बात याद रखनी है। दे आर ओनली गिवन इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। तो माइग्रेन हमारा हो गया और 5-HT1 रिसेप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं बेटा 5-HT2 रिसेप्टर पे। अब 5-HT2 रिसेप्टर जो है इसके भी सर्टेन सब टाइप्स हैं। तो पहला सब टाइप है 5-HT2 का, ये GQ टाइप का रिसेप्टर होता है, 5-HT2C एगोनिस्ट। रिमेंबर 5-HT2C रिसेप्टर इट सप्रेस एपेटाइट इन ब्रेन, ये ब्रेन में एपेटाइट को सप्रेस करता है। ड्रग का नाम है लॉर्कासेरीन। कैसे याद करें? सेरीन मतलब सेरोटोनिन, सी पे काम करता है, सी पे काम करता है, एपेटाइट को सप्रेस करता है थ्रू सेरोटोनिन रिसेप्टर। कहां यूज करते हैं? यूज एंटी ओबेसिटी ड्रग। तो एक सवाल आता है, सेरोटोनिन का कौन सा रिसेप्टर एपेटाइट को रेगुलेट करता है? 5-HT2C रिसेप्टर। बट सर हुआ क्या, ये जो ड्रग है ये बैन हो गया, अभी रिसेंटली बैन हुआ है, बिकॉज इट वॉज कॉजिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर्स। इससे जीआईटी कैंसर्स का रिस्क इंक्रीज होता था, लाइक पैंक्रियाटिक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, इसलिए लॉर्कासेरीन बैन हो गया। अब आते हैं 5-HT का 2A, 2B, 2C, सारे के सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाले, एंड दीज ड्रग्स आर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। लाइक ओलेंजापीन, पढ़ा था हमने अभी रिसेंटली, क्लोजापीन। तो इनको साइकोसिस में देते हैं। कोई बच्चा लॉजिकली इनका मुझे साइड इफेक्ट बता सकता है? कोई बच्चा मुझे, यूज क्या है साइकोसिस? कोई बच्चा मुझे इनका लॉजिकल साइड इफेक्ट बता सकता है? बिकॉज दे कॉज ओबेसिटी। एंटीसाइकोटिक ड्रग दे कॉज ओबेसिटी, क्यों? क्योंकि वो सेरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी। नाउ लेट्स ब्लॉक ऑल सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। If we block all serotonin receptor 5-HT2 to 5-HT4, सारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो, these drugs are known as एंटी-सेरोटोनिन, क्योंकि ये सेरोटोनिन के लगभग सभी रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं। एंड द ड्रग्स आर, पहला सिप्रोहेप्टाडीन, पढ़ा था सिप्रोहेप्टाडीन एक हिस्टामिन वाला ड्रग भी था। कौन सी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग सेरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? सिप्रोहेप्टाडीन। सेकंड कीटानसेरीन,
ठीक है। तीसरा अभी माइग्रेन में लिखा था मेथिसर्जाइड। So where these drugs are used? These drugs are used for migraine prophylaxis. They are also used for treatment of, जब सेरोटोनिन का लेवल बहुत बढ़ गया था, हमने कल ही पढ़ा था सेरोटोनिन सिंड्रोम। And lastly, these drugs are given to stimulate appetite. These drugs are given to stimulate appetite. इसमें बेटा आपसे ये वाला ड्रग बहुत कॉमनली पूछा जाता है, सिप्रोहेप्टाडीन। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना। सो ये हो गया 5-HT2 रिसेप्टर खत्म। लेट्स टॉक अबाउट 5-HT3 रिसेप्टर। सो 5-HT3 रिसेप्टर, इफ यू रिमेंबर, इट इज एन आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। याद आ रहा है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर कौन से फ्लावर की तरह होता था? पेंटामेरिक रोजेट टाइप, है ना, पेंटामेरिक रोजेट टाइप। सोडियम कंडक्ट करता था, जनरल फार्मा में पढ़ा था। अब बेटा ये 5-HT3 रिसेप्टर कहां होता है, तो पढ़ते हैं लोकेशन। नाउ 5-HT3 रिसेप्टर लोकेशन की बात करें, पहला होता है ये हमारे बेटा GIT में। और GIT में जब सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर पे काम करता है, सेरोटोनिन इन GIT increases motility of GIT. Serotonin increase motility of GIT, एंड मोटिलिटी अगर GIT की बढ़ जाएगी तो आदमी को क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। डू यू एग्री? सेकेंड एरिया वेर इट इज प्रेजेंट इज ब्रेन। ब्रेन का कौन सा एरिया? CTZ एरिया ऑफ ब्रेन। एंड CTZ एरिया ऑफ ब्रेन में when serotonin acts on 5-HT3 receptor, serotonin through 5-HT3 receptor causes vomiting. तो दो जगह पे होता है 5-HT3 रिसेप्टर। क्या ये बात समझ आई सबको? तो GIT और ब्रेन। अब बात आती है सर, जब हमारे पास कौन से ड्रग्स हैं? अगर हम ड्रग्स की बात करें, वी हैव ड्रग्स जो की बात करें, वी हैव ओनली एंड ओनली 5-HT3 एंटागनिस्ट। हमारे पास एगोनिस्ट कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एंटागनिस्ट है जो 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो GIT पे क्या फर्क पड़ेगा? मोटिलिटी कम हो जाएगी, डायरिया ठीक हो जाएगा, और ब्रेन में क्या होगा? वॉमिटिंग सप्रेस हो जाएगी। सो द ड्रग्स विच आर 5-HT3 एंटागनिस्ट, दीज ड्रग्स आर नोन एज सेट्रॉन्स। इन ड्रग को हम क्या बोलते हैं? इन ड्रग को हम बोलते हैं सेट्रॉन। इनके एंड में क्या वर्ड आता है? सेट्रॉन। तो सेट्रॉन क्या होते हैं? जो 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। क्या सब बच्चों को ये बात समझ आई? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेट्रॉन्स वी हैव, एक GIT में जो काम करेंगे और एक ब्रेन पे जो काम करेंगे। सो पहला सेट्रॉन हम लिखेंगे विच इज एंटी मोटिलिटी इन GIT। तो एलोसेट्रॉन रिड्यूस GIT मोटिलिटी। ठीक है, हेंस एलोसेट्रॉन इट इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ये डायरिया के ट्रीटमेंट में देंगे इन IBS,
IBS stands for irritable bowel syndrome. It is given for the treatment of diarrhea in IBS. Now एलोसेट्रॉन पे एक सवाल आता है that एलोसेट्रॉन it is given only in females. It is given only in females. तो बड़ा फेमिनिस्ट ड्रग है, ये सिर्फ फीमेल्स को ही प्यार करता है, मेल्स को प्यार नहीं करता. दिस ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मेल्स. क्योंकि मेल्स में जब हमने ये ड्रग दिया, इसने इंटेस्टाइन को डैमेज करना शुरू कर दिया. इट कॉजेस इश्केमिक कोलाइटिस इन मेल्स. इट कॉजेस इश्केमिक कोलाइटिस इन मेल्स. इसीलिए एलोसेट्रॉन को सिर्फ फीमेल्स में दिया जाता है. एमसीक्यू. फाइन. अब बात करते हैं एंटी एमिटिक ड्रग्स की. तो एंटी एमिटिक ड्रग्स बेटा किस पे काम करेंगे हमारे? ये काम करेंगे हमारे सीटीजेड एरिया पे. एंड दे सप्रेस वॉमिटिंग. और एंटी मोटिलिटी, रिड्यूस मोटिलिटी. ठीक है. अब बेटा ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बिल्कुल भी नहीं भूलने. और जस्ट आइडेंटिफाई द वर्ड सेट्रॉन. बड़ा फेमस ड्रग है ऑन्डनसेट्रॉन. इट कम्स विद द ब्रांड नेम एमसेट. इसका ब्रांड नेम क्या आता है? एमसेट नाम से आता है. मतलब वॉमिटिंग को सप्रेस करता है. ग्रैनीसेट्रॉन, ट्रोपीसेट्रॉन, रैमोसेट्रॉन. ये पूछा जाता है सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट पोटेंट कौन सा है? पेलोनोसेट्रॉन. सबसे लॉन्गेस्ट और पोटेंट कौन सा है? पेलोनोसेट्रॉन. अब बात आती है सर इन ड्रग्स को हम कहां देते हैं? तो दीज ड्रग्स आर एंटी एमिटिक ड्रग. दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, लिखेंगे CINV. CINV अभी हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे. कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग. लिख लेते हैं. कीमोथेरेपी मतलब एंटी कैंसर ड्रग से नॉजिया एंड वॉमिटिंग होती है. सिमिलरली RINV, that is radiotherapy induced nausea and vomiting. जब एंटी कैंसर वाले पेशेंट में रेडियोथेरेपी देते तब भी होती है. प्लस दे आर ऑल्सो गिवन फॉर गैस्ट्रोएंट्राइटिस. लेट्स से पेट खराब हो गया है और फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो गैस्ट्रोएंट्राइटिस में भी हम देते हैं. ठीक है. अब बेटा कौन सा बच्चा मुझे बताएगा इनका लॉजिकल साइड इफेक्ट क्या होगा? ऑन्डनसेट्रॉन से डायरिया होगा कि कॉन्स्टिपेशन होगा? व्हाट इज योर ओपिनियन? ऑन्डनसेट्रॉन से डायरिया होगा कि कॉन्स्टिपेशन होगा? ऑन्डनसेट्रॉन का साइड इफेक्ट. तो साइड इफेक्ट ऑफ ऑन्डनसेट्रॉन लाइक ड्रग इज, व्हाट इज योर ओपिनियन? These drugs they produce constipation. Why? Because they reduce intestinal motility. सेकेंड साइड नहीं बेटा वैभव, डोंट यू थिंक ऑन्डनसेट्रॉन एलोसेट्रॉन का ही भाई है? इनसे मोटिलिटी कम होगी GIT की, क्योंकि ये सेरोटोनिन के 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं. तो साइड इफेक्ट होगा डायरिया, सॉरी कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये डायरिया के ट्रीटमेंट में दे रहे हैं इसका भाई हम. सेकेंड साइड इफेक्ट है सर ये हार्ट में. दे प्रोलॉन्ग QT इंटरवल ऑन हार्ट. इनसे हार्ट में QT प्रोलॉन्गेशन भी होता है, बट बहुत ही रेयर है, ज्यादा नहीं. ठीक है. अब रिमेंबर
that these drugs, they are the drug of choice for CINV, RINV and gastroenteritis. Remember, these drugs are not effective in मोशन सिकनेस. हमने पढ़ा मोशन सिकनेस में हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देते हैं, ठीक है. बाकी सारी वॉमिटिंग में हम एंटी सेरोटोनिन, ऑन्डनसेट्रॉन जैसे ड्रग देते हैं. तो एक बार समझ लेते हैं कि कौन कौन से एंटी एमिटिक ड्रग्स हमें पढ़ने हैं. ऑल्दो दिस एंटी एमिटिक ड्रग इज अ पार्ट ऑफ GIT चैप्टर. अब रिमेंबर, हम ये GIT चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. हम ये GIT वाले चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे. एंटी एमिटिक ड्रग्स हम यहीं पे पढ़ लेते हैं ताकि वहां पे फिर हम दोबारा समझेंगे. तो अब एक बार देखते हैं बेटा वॉमिटिंग होता क्यों है, ठीक है. तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर है. दैट इज योर CTZ एरिया. CTZ एरिया इज द वॉमिटिंग सेंटर ऑफ आवर ब्रेन, ठीक. अब बेटा फर्स्ट कॉज ऑफ वॉमिटिंग इज जो इनर ईयर से स्टार्ट होती है. तो दैट कॉज ऑफ वॉमिटिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम इनर ईयर इज मोशन सिकनेस. सर मोशन सिकनेस में क्या होता है, ठीक है. तो ये ब्रेन का पार्ट है सारा, एंड दिस इज आउटसाइड द ब्रेन. डू यू एग्री? इनर ईयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो आप जानते हो मोशन सिकनेस में क्या होते हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं. इनर ईयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, और इस इनर ईयर में हमारे M1 और H1 रिसेप्टर होते हैं. जब ये M1 और H1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, यहां से वेस्टिबुलर नर्व्स आती हैं. एंड वेस्टिबुलर नर्व स्टिमुलेट CTZ एरिया. वेस्टिबुलर नर्व्स दे स्टिमुलेट CTZ एरिया. तो अब आप मुझे बताइए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस आप कौन सा ड्रग देते हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस यू गिव एंटी मस्करीनिक एंड यू गिव एंटी हिस्टामिनिक. तो एंटी मस्करीनिक अगर किसी को याद आ रहा हो, हायोसिन जो M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमिथाजीन. बेटा ये सब तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हम इनको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है. अब आउटसाइड द ब्रेन की बात करें तो एक हमारा GIT है. अब बेटा आप जानते हो कि GIT में जो हमारे सेल्स होते हैं वो बहुत ही रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. GIT के जो म्यूकोजल सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं. एग्री? नाउ विच थिंग्स कैन डैमेज GIT सेल्स? कैन वी से chemotherapy कैन डैमेज GIT सेल्स? Chemotherapy, anti-cancer drug. Radiotherapy can damage GIT cell. और GIT में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, लेट्स से गैस्ट्रोएंटराइटिस, दे कैन डैमेज GIT सेल. अब बेटा अगर GIT के सेल्स डैमेज होंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, है ना. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे एंड दीज मॉलिक्यूल्स थ्रू ब्लड दे विल गो टू CTZ एरिया, ठीक है. नाउ कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं लिखते हैं. पहला, हमारे CTZ पे एक रिसेप्टर होता है 5HT3 रिसेप्टर. इसको स्टिमुलेट करता है सेरोटोनिन.
विच इंक्रीजेस वॉमिटिंग। ठीक है, तो पहला मॉलिक्यूल जो रिलीज हुआ सेरोटोनिन। सेकंड लिखते हैं D2। D2 पे काम करता है डोपामीन। डोपामीन ऑल्सो कॉजेस वॉमिटिंग। ये सब मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं कहां से बेटा? ठीक है, डोपामीन। तीसरा लिखेंगे NK1 रिसेप्टर। NK1 क्या होता है? न्यूरोकाइनिन होता है। इस पे काम करता है सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी ऑल्सो कॉजेस वॉमिटिंग। ठीक है, ये भी GIT से ही रिलीज होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक और मॉलिक्यूल है, एक रिसेप्टर है CB1। CB1 पे काम करता है कैनाबिनॉइड। बट रिमेंबर, कैनाबिनॉइड डिक्रीजेस वॉमिटिंग। कैनाबिनॉइड डिक्रीजेस वॉमिटिंग। समझ आई बात? अब मेरा आप बच्चों से एक सवाल, जो 5-HT3 एंटागनिस्ट होते हैं उनको हमने नाम दे दिया सेट्रॉन। अभी हम लिखेंगे, हमें क्या करना है? इन रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। 5-HT3 एंटागनिस्ट सेट्रॉन। डोपामीन को ब्लॉक करना है, NK1 को ब्लॉक करना है, और हमें CB1 रिसेप्टर को इंक्रीज करना है। तो पहले 3 रिसेप्टर को तो हमें ब्लॉक करना है, 5-HT3, D2 और NK1। CB1 को हमें स्टिमुलेट करना है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, दिस हायोसीन डाइफेनहाइड्रामीन, रिमेंबर दे आर नॉट इफेक्टिव इन CINV, RINV and gastroenteritis. Do you agree with this point? And similarly, these drugs जो हम पढ़ेंगे, these drugs are not effective in, जो इनको ब्लॉक करेंगे, मोशन सिकनेस। तो दोनों का जो कॉज होता है मोशन सिकनेस और बाकी की वॉमिटिंग का, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, आई होप आपको एंटीएमेटिक सब समझ आ गई चीजें। तो लेट्स टॉक अबाउट कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग। कैन यू टेल मी, जो आप पहला रिसेप्टर ब्लॉक कर सकते हो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग में? द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर chemotherapy induced nausea and vomiting is cetron. The drug of choice for chemotherapy induced nausea and vomiting is cetron, because cetron, they block which receptor? 5-HT3 receptor. Do you agree? तो ड्रग के नाम लिखते हैं, ऑन्डनसेट्रॉन। मैं 3 लिख देता हूं फिलहाल, ऑन्डनसेट्रॉन, ग्रैनीसेट्रॉन, आप बाकी के भी लिख सकते हैं, पेलोनोसेट्रॉन। ठीक है, ठीक है। नाउ सर, इसके बाद हम लिखते हैं सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग, दैट इज पिटांट्स। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग इज पिटांट्स। पिटांट्स, दे ब्लॉक NK1 receptor. Now, what is this NK1 receptor? NK1 stands for neurokinin. Neurokinin, it is the receptor of which molecule? कौन सा molecule लिखा बेटा हमने? Substance P. ये Substance P का रिसेप्टर है, और इन ड्रग को हम बोलते हैं पिटांट। तो नाम लिखें, लाइक एप्रीपिटांट,
फॉस्फेप्रिपिटांट, नेट्यूपिटांट एंड रोलापिटांट। आइडेंटिफाई कर लोगे आराम से, पिटांट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना? मुश्किल तो नहीं है। यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट वैभव। जब आप एंटी कैंसर ड्रग देते हो या रेडियोथेरेपी देते हो तो जीआईटी के रैपिडली डिवाइडिंग सेल किल हो जाते हैं, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग या रेडियोथेरेपी का काम होता है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को किल करना। तो ये सेल्स में जब किल होते हैं, इनमें से मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं लाइक सेरोटोनिन, डोपामीन, न्यूरोकाइनेंस, जो सीटीजेड एरिया को जाके स्टिमुलेट करते हैं और वॉमिटिंग होती है। समझ गए बात? गुड। ऐसे जीआईटी इन्फेक्शन में भी होता होगा। जब जीआईटी इन्फेक्शन होता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है, तो जीआईटी के सेल्स डैमेज होते हैं और यही सब होता है ना? इजी है ना? थर्ड बात करते हैं, D2 एंटागनिस्ट। डोपामीन को ब्लॉक कर दो, लिखोगे डोमपेरिडोन, मीटोक्लोप्रोमाइड, सर चौथा ड्रग लिखेंगे, चौथा ड्रग लिखेंगे हम CB1। बताओ बेटा, एगोनिस्ट लिखना चाहिए कि एंटागनिस्ट लिखना चाहिए? एगोनिस्ट लिखना चाहिए कि एंटागनिस्ट? CB1 इज कैनाबिनॉइड, तो यहां पे हम वर्ड लिखेंगे एगोनिस्ट। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे एगोनिस्ट, बाकी सारे क्या थे? एंटागनिस्ट। सो दे आर कैनाबिनॉइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, एंड देयर आर टू ड्रग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहला ड्रग नेबिलोन, दूसरा ड्रोनाबिनॉल। अब बेटा हम इनको कैसे याद करें? इनमें बेटा आपने नाबी वर्ड ढूंढना है। कौन सा वर्ड ढूंढना है? नाबी वर्ड ढूंढना है। पहले में भी नाबी वर्ड आ रहा है, दूसरे में भी नाबी वर्ड आ रहा है। CB1 स्टैंड फॉर कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, एंड द लास्ट ड्रग विच इज गिवन, जो इन सब मीडिएटर्स की रिलीज को ही कम करेगा, वन कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामिथाजोन, वन कॉर्टिकोस्टेरॉइड नोन एज डेक्सामिथाजोन। ठीक है, वन कॉर्टिकोस्टेरॉइड नोन एज डेक्सामिथाजोन। अब बेटा आपने एक बात याद रखनी है, जब पेशेंट को आप कीमोथेरेपी दोगे तो नॉजिया एंड वॉमिटिंग होती है। सर ये नॉजिया एंड वॉमिटिंग के दो फेजेस होते हैं। रिमेंबर दैट कीमोथेरेपी induce nausea and vomiting. Remember, the first drug of choice is cetron. But remember, like ondansetron, granisetron, ये तो हमने लिख लिया। बट एक प्रॉब्लम है, that these cetrons, they are only effective up to 24 hours. Only they are effective up to 24 hours, इसके बाद इफेक्टिव नहीं होते। This is known as early phase of CINV. This is known as early phase of CINV. And remember, after 24 hours, we call it as delayed phase of CINV. 24 आवर्स के बाद क्या बोलते हैं? डिलेड फेज। डिलेड फेज में बेटा हम बाकी के ड्रग देते हैं, लाइक डेक्सामेथाजोन। डेक्सामेथाजोन पहले नीचे लिखोगे, लिखेंगे पिटांट्स, एंड CB1 एगोनिस्ट। समझ आई बात?
सो इस बात को हम एक बार ऐसे लिखते हैं दैट फर्स्ट ड्रग्स दे आर इफेक्टिव इन अर्ली फेज of CINV. They are effective only in early phase of CINV. Rest all other drugs are given for delayed phase of CINV. That is beyond 24 hours. बाकी सारे ड्रग किस में दिए जाते हैं? डिलेड फेज ऑफ CINV. आई होप ये सबको बात समझ आई. बट एक एक्सेप्शन है और इसका आंसर आप बच्चे लोग मुझे खुद करेंगे. कौन सा सेट्रॉन डिलेड फेस में भी इफेक्टिव है? कोई आंसर कर सकता है? कौन सा सेट्रॉन डिलेड फेस में भी इफेक्टिव है? रिमेंबर, पेलोनोसेट्रॉन. पेलोनोसेट्रॉन अगर आपको याद आ रहा हो, यह सबसे लॉन्गेस्ट था और मोस्ट पोटेंट ड्रग था. तो पेलोनोसेट्रॉन इज ओनली सेट्रॉन that is effective in delayed phase also. तो कौन सा सेट्रॉन डिलेड फेज तक काम कर सकता है? दैट इज पेलोनोसेट्रॉन. ठीक है, तो पेलोनोसेट्रॉन लिखेंगे एक्सेप्ट पेलोनोसेट्रॉन यहां पे. तो यहां पे आप लिखोगे और कौन सा ड्रग इफेक्टिव है? पेलोनोसेट्रॉन. ठीक है, बियॉन्ड 24 आवर्स. अब बेटा एक बात बताइए, जब आप कैनाबिनॉइड लेते हो, कैनाबिनॉइड मतलब CB1, कैनाबिनॉइड से आपको क्या लगता है? भूख कम लगती है कि ज्यादा लगती है? कैनाबिनॉइड से भूख कम लगती है कि ज्यादा लगती है? भांग, चरस, गांजा जब आदमी पीता है तो एक पॉइंट लिखेंगे, विच एंटी एमिटिक ड्रग, which anti-emetic drug stimulates or increase appetite? Which anti-emetic drug stimulates appetite? The answer is cannabinoid 1 agonist, that is नेबिलोन और ड्रोनाबिनॉल. अब आप एक बात बताइए, क्या ये इफेक्ट अच्छा है कि बुरा है एक कैंसर वाले पेशेंट में? व्हाट डू यू थिंक? दिस इफेक्ट इज गुड और बैड इन अ कैंसर पेशेंट? इज इट गुड और बैड फॉर अ कैंसर पेशेंट? रिमेंबर, कैंसर वाले पेशेंट्स में बहुत ही ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, जिसे आप बोलते हो कैंसर कैचेक्सिया. तो डोंट यू थिंक दिस इज अ गुड थिंग? दिस इज अ गुड थिंग. एग्री? सो इट इंक्रीजेस एपेटाइट. कौन सा एंटी एमिटिक ड्रग एपेटाइट को इंक्रीज करता है? दैट इज कैनाबिनॉइड 1 एगोनिस्ट. अब बेटा एक ड्रग बनाया हमने अब एक ड्रग बनाया. देखिए इस ड्रग का नाम क्या होगा? CB1 इनवर्स एगोनिस्ट. हमने इनवर्स एगोनिस्ट बनाया. ड्रग का नाम है रिमोनाबैंड. इसमें भी कुछ नैब वाला वर्ड आ रहा है, रिमोनाबैंड. अब बताइए इससे एपेटाइट बढ़ेगी कि कम होगी? रिमोनाबैंड सप्रेस एपेटाइट. क्यों? क्योंकि ये इनवर्स एगोनिस्ट है. नेबिलोन ड्रोनाबिनॉल इंक्रीज एपेटाइट, while rimonabant suppress appetite. So rimonabant, it was made as an anti-obesity drug. It was made as an anti-obesity drug
बट द प्रॉब्लम इज दिस रिमोनाबैंड नाउ गॉट बैंड। अभी क्या हो गया? बैन हो गया, क्योंकि इससे सुसाइड्स का रिस्क इंक्रीज हो रहा था। आदमी डिप्रेशन में जा रहा था और सुसाइड्स का रिस्क इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो रिमोना बैंड अब बैन हो चुका है क्योंकि इससे सुसाइड्स का रिस्क बढ़ता है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट रिसेप्टर ऑफ सेरोटोनिन। द लास्ट रिसेप्टर ऑफ सेरोटोनिन इज 5-HT4 receptor. Now this 5-HT4 receptor, it is present in GIT. And just like 5-HT3 receptor, 5-HT4 receptor increase motility of GIT. It increases motility of GIT. Now remember, if you talk about drugs, we have only 5-HT4 एगोनिस्ट। हमारे पास कौन से ड्रग हैं? सिर्फ और सिर्फ 5-HT4 एगोनिस्ट हैं। एंड दीज ड्रग्स दे विल एंड विद द वर्ड प्राइड। दीज ड्रग्स दे विल एंड विद द वर्ड प्राइड। तो हमने क्या बात पढ़ी? 5-HT3 में हमारे पास कौन सा ड्रग था? एंटागनिस्ट। दे विल एंड विद द वर्ड सेट्रॉन। और 5-HT4 में हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ एगोनिस्ट है। और इन ड्रग्स के एंड में क्या वर्ड आता है? प्राइड वर्ड आता है। क्या ये बात याद रख सकते हैं हम? इजी हो गया ना तरीका याद रखना। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द ड्रग्स वी हैव। So the drugs are CM trip, CM trip, C for Cisapride, C for Cisapride। ठीक है, Cisapride, Mozapride, Renzapride, Etopride, और अभी रिसेंटली पूछा गया था एक ड्रग का नाम प्रूकैलोप्राइड। प्रूकैलोप्राइड अभी आया था ये एमसीक्यू। प्रूकैलोप्राइड कौन से रिसेप्टर पे काम करता है? ठीक है, इजी हो गया यार। अब बेटा एक बात याद रखनी है, एक नाम थोड़ा सा अलग है, वन नेम इज डिफरेंट। उसका नाम याद रख लो, टिगासिरॉड। एक नाम अलग है, टिगासिरॉड। एक नाम सिर्फ अलग है, ये हमें याद रखना है। बाकी सबके एंड में क्या वर्ड आ रहा है? प्राइड। डन? ठीक है बेटा, इसमें से जो पहले दो ड्रग हैं, सीजाप्राइड और टिगासिरॉड, ये जो पहले ड्रग हैं, दो ड्रग सीजाप्राइड एंड टिगासिरॉड, दीज टू ड्रग्स दे गॉट बैंड। तो इसमें ये जो पहले दो ड्रग हैं सीजाप्राइड और टिगासिरॉड, ये अब बैन हो चुके हैं बिकॉज दे इंक्रीज QT इंटरवल which causes a risk of which arrhythmia? टॉर्सैडिस डी पॉइंटिस। तो कौन से बचे हैं ड्रग हमारे पास? सिर्फ यही बचे हैं, ये दोनों बैन हो चुके हैं। क्या ये बात समझ आई? अब बेटा इन ड्रग्स का काम क्या होता है? GIT की मोटिलिटी को बढ़ाना। नाउ रिमेंबर, एनी ड्रग दैट इंक्रीज GIT मोटिलिटी, दे आर नोन एज प्रोकाइनेटिक्स। प्रो का मतलब इंक्रीज, काइनेटिक का मतलब मोटिलिटी। प्रोकाइनेटिक्स आर द ड्रग्स दैट इंक्रीज GIT मोटिलिटी। मैं अभी आपको कंप्लीट लिस्ट दूंगा कौन कौन से ड्रग्स प्रोकाइनेटिक होते हैं और GIT की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं।
पर बेटा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोकाइनेटिक ड्रग, इनको हम कहां यूज करते हैं, इस बात को हम पहले समझ लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द यूजेस ऑफ प्रोकाइनेटिक। अब देखिए बेटा, इस जीआईटी को देखिए, क्या बता सकते हो यहां पे कौन सा स्फिंक्टर होता है? यहां पे कौन सा स्फिंक्टर होता है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में? यहां पे एक स्फिंक्टर होता है LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। मोटिलिटी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स दे कॉन्ट्रैक्ट लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। व्हाट इज द फर्स्ट इफेक्ट? प्रोकाइनेटिक ड्रग्स दे कॉन्ट्रैक्ट और क्लोज LES। अब आप मुझे बताइए, क्या ये फूड ऊपर जा पाएगा? अगर यहां नीचे कोई फूड पड़ा है, वो ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्योंकि फूड ऊपर नहीं जा पाएगा तो इनका यूज क्या होगा? तो आप बता सकते हो इनका यूज क्या होगा, क्योंकि फूड तो ऊपर नहीं जा रहा। बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट LES, they are used for the treatment of a बीमारी known as GERD. GERD stands for gastroesophageal reflux disease। शाबाश वैभव। और बेटा जब आदमी सर्जरी कर रहे हो, डोंट यू थिंक ये स्टमक का कंटेंट निकल के बाहर से लंग्स में जा सकता है? अगर ये रिफ्लेक्स, ये स्फिंक्टर अगर क्लोज नहीं होगा, तो दे आर गिवन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इनटू लंग्स। तो इनको ड्यूरिंग सर्जरी भी देते हैं। दूसरी बात करते हैं स्टमक की। सो दे इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। एंड तीसरा, दे इंक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब पेरिस्टाल्सिस है ना। नाउ बिकॉज दे इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, दे आर गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जब स्टमक पैरालाइज हो जाता है, गैस्ट्रोपेरेसिस। गैस्ट्रोपेरेसिस का मतलब बेटा स्टमक का पैरालिसिस होना। और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बेटा आप कौन सी बीमारी में बढ़ाना चाहोगे? दे आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। दे आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो क्या आप मुझे 4 यूजेस बता सकते हो प्रोकाइनेटिक्स के? कैन यू टेल मी द 4 यूजेस ऑफ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स? है ना? कैन यू टेल मी 4 यूजेस? समझ आ गई? तो दीज आर द यूजेस ऑफ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। वेरी गुड। ठीक है। हाँ बेटा, पहले GERD होता है, उसके बाद बैरेट्स होता है ना। तो अगर आप GERD को प्रिवेंट कर दोगे तो बैरेट ईसोफेगस अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बैरेट्स में तो मेटाप्लेजिया हो जाता है, पर पहले तो रिफ्लक्स होता है ना। ठीक है। सो लेट्स राइट द लिस्ट ऑफ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। तो प्रोकाइनेटिक्स के यूजेस तो हमें समझ आ गए बेटा। क्या हम लिस्ट याद करें, फुल लिस्ट? So, the first class of drug in prokinetic we are having is 5-HT4 agonist। है ना? कौन से वाले ड्रग थे बेटा ये, कोई बता सकता है? प्राइड वाले ड्रग। इसमें से कौन से बैन हो गए ये भी हम जानते हैं। तो बाकी के ड्रग लिख लेते हैं, मोजाप्राइड, ईटोप्राइड, एक प्रोकैलोप्राइड बेटा नहीं भूलना, क्योंकि हमारे अस्पतालों में आजकल हम प्रोकैलोप्राइड बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं। Can you tell me their use? They are mainly given for the treatment of GERD, constipation,
एक्सेट्रा। बेटा जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग इन प्रोकाइनेटिक वी आर हैविंग इज D2 एंटागनिस्ट, दैट इज डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। ठीक है, इसमें पहला ड्रग लिखेंगे बेटा हम डोमपेरिडोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हो कि डोमपेरिडोन हमने अभी और कहां पे पढ़ा है? रिमेंबर, डोमपेरिडोन, इट इज प्रोकाइनेटिक प्लस एंटी एमिटिक। पढ़ा भी हमने, डोमपेरिडोन इज प्रोकाइनेटिक प्लस एंटी एमिटिक। सीजाप्राइड, मोजाप्राइड, what is their side effect? Their side effect is they increase vomiting because they stimulate serotonin receptor. Because they stimulate serotonin receptor in CTZ area. थर्ड ड्रग लिखते हैं, द ड्रग लिखेंगे एंटी कोलिन एस्टरेज, the drug that increases ACH level. The drug is neostigmine. एसिटाइल कोलिन GIT की मोटिलिटी को बढ़ाता है। नियोस्टिग्मीन, इट इज गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस में क्या होता है? जब मोटिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब बेटा एक ड्रग लिखेंगे विच हैज ऑल अबव एक्शन, दैट इज मीटोक्लोप्रोमाइड। that has all above action, that is metoclopramide। तो एक बार देखें metoclopramide के actions। So metoclopramide, it is a very very important drug for you। Can you tell me three actions of metoclopramide? Metoclopramide, it is D2 antagonist, it is 5-HT4 agonist। और तीसरा एक्शन क्या होगा बेटा? तीसरा एक्शन क्या होगा? इट इंक्रीजेस एसिटाइल कोलिन लेवल। क्या इजी है ये याद करना मीटोक्लोप्रोमाइड? तो कैन वी से मीटोक्लोप्रोमाइड ओवरऑल इट इज अ प्रोकाइनेटिक प्लस एंटी एमिटिक ड्रग। Metoclopramide is a prokinetic plus anti-emetic drug. Its main anti-emetic action comes because of this, and its main prokinetic action comes because of this। ठीक है, अब बेटा मेरा अब आप बच्चों से एक सवाल, इससे भी प्रोकाइनेटिक एक्शन आता है। अब आप बच्चे मुझे एक आंसर बताएंगे और बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है। एट्रोपिन reduce the effect of metoclopramide। बोलोगे ट्रू
or false? What is the answer? Atropine reduce the effect of metoclopramide. The answer is true because atropine blocks एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। एट्रोपिन किसको ब्लॉक कर देता है? एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है। ये बात समझ आई? डन। नाउ एक बात हमें अब याद रखनी है, सर हमने और कौन सा ड्रग पढ़ा जो D2 एंटागनिस्ट है? अगर आप देखें D2 एंटागनिस्ट में हमने एक ड्रग पढ़ा है डोमपेरिडोन, और एक D2 एंटागनिस्ट में हमने पढ़ा है मीटोक्लोप्रोमाइड। ठीक है, अब मीटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। सर बताओ क्या डिफरेंस है? कौन सा ड्रग आपको लगता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है? विच ड्रग डू यू थिंक कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर? तो बोथ metoclopramide and domperidone, both these drugs are dopamine D2 receptor blocker. दोनों के दोनों डोपामीन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? बट डोमपेरिडोन does not cross blood brain barrier. While metoclopramide crosses blood brain barrier. Domperidone does not cross blood brain barrier. Metoclopramide can cross blood brain barrier. So my question is, which anti-emetic drug can cause Parkinson's disease? जैसे आप बोलते हो EPS या फिर मसल डिस्टोनिया, पढ़ा था अभी हमने एक्यूट मसल डिस्टोनिया। एंड विच एंटी एमिटिक ड्रग इंक्रीजेस प्रोलैक्टिन लेवल? और अगर प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा? गैलेक्टोरिया। What is the answer? Is it metoclopramide or it is domperidone? बेटा D2 रिसेप्टर जो है ना, वो ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर CTZ एरिया पे होता है, और ब्रेन के अंदर D2 रिसेप्टर बेसल गैंग्लिया पे भी होता है। तो कौन सा ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है? आपको पता है CTZ एरिया ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर है, तो अगर यहीं पे कोई काम कर रहा है तो एंटी एमिटिक एक्शन तो यहीं आ जाएगा ना वैभव जी? यस, द आंसर इज metoclopramide. So metoclopramide can cause Parkinson's disease and prolactin increase. Can you tell me what is the drug of choice for treatment of this Parkinson's disease? What is the drug of choice for treatment of muscle dystonia? मान के चलो आपने मीटोक्लोप्रोमाइड दिया और आदमी को मसल डिस्टोनिया हो गया। कैन यू टेल मी हाउ टू ट्रीट इट? ड्रग ऑफ चॉइस। अगर आपने मीटोक्लोप्रोमाइड दिया, मसल डिस्टोनिया हो गया, स्पाज्म में चली गई, पार्किंसन डिजीज जैसा हो गया, कौन सा ड्रग दोगे? लीवोडोपा दोगे कि बेंसेक्सोल दोगे? वी गिव बेंसेक्सोल। पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ, पढ़ा था बेंसेक्सोल हमने। तो बेंसेक्सोल इज द ट्रीटमेंट ऑफ मसल डिस्टोनिया ड्यू टू metoclopramide. I hope this question has been asked many times.
ठीक है, many many times. अब बेटा एक लास्ट पॉइंट, which antibiotic has prokinetic effect? Anyone? Which antibiotic has prokinetic action? Answer is erythromycin. Which antibiotic has prokinetic action? Erythromycin. Why? Because erythromycin stimulates motilin receptor on GIT muscles. It stimulates motilin receptors in GIT muscles. Use: erythromycin is given for the treatment of gastroparesis. पर आप बाकी के ड्रग भी दे सकते हो जो हमने ऊपर लिखा. It is given for the treatment of gastroparesis. Okay. I hope this is a very important question which is commonly asked. तो कौन सी एंटीबायोटिक का प्रोकाइनेटिक एक्शन है? एरिथ्रोमाइसिन. तो दिस कंप्लीट्स बेटा योर सेरोटोनिन वाला चैप्टर. ठीक है, सेरोटोनिन वाला चैप्टर डन. तो लंच ब्रेक करना है, लंच ब्रेक करें. सो वी आर हैविंग लंच ब्रेक राइट नाउ. We will continue from here and we will restart at 2 p.m. We will restart at 2 p.m. या आई नो आपको भूख लग रही है, नो प्रॉब्लम. 1 घंटा खाना खाइए, फ्रेश होइए, फिर हम रेज्यूम करते हैं. ठीक है. After the break, we will start with lipid autovoids.